जय हिंद दोस्तों। चंदवंश के इतिहास का आज छठा भाग लेके आपके सामने में फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था राजा त्रिमल चंद के बारे में, जिन्होंने 1616 से लेके 21 तक कुमार महाराज के पद में यहाँ पर लक्ष्मीचंद के अंडर शासन किया था। उसके बाद उन्होंने 1625 से लेके 1638 तक यहाँ पर शासन किया। उसके बाद राजा बनते उनके पुत्र बाज बहादुर चंद। तो अब हम बाज बहादुर चंद से आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। बाज बहादुर चंद 1638 में बाज बहादुर चंद गद्दी में बैठे 1677 ईस्वी तक, ये इनका टाइम पीरियड रहा। और चंद वंश के 50वें नंबर के एक महान शासक। इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। पहले छोटे छोटे फैक्ट निपटाते हैं जो छोटे एग्जाम में पूछे आते हैं। इनके बारे में पहला फैक्ट है, यह चरवाहे से राजा बनने वाले एकमात्र चंद शासक थे। चरवाहे से राजा बनने वाले एकमात्र चंद शासक बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने नारायण की उपाधि धारण की थी। बाज बहादुर चंद शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल के समकालीन था। इसके शासनकाल में एक घटना घटती है। देखिए, अकबर ने रुद्रचंद को दिया था 84 माल का फरमान और वहां की जमींदारी रुद्रचंद को सौंप दी थी। उस 84 माल से चंदू की प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए आय होती थी। 9 लाख रुपए वहां से इनकम होती थी। इसलिए चंद वंश के लोग उधर के क्षेत्र को यानी 84 माल के क्षेत्र को 9 लखिया माल भी बोलते थे। लेकिन बाज बहादुर चंद के समय आने तक, जब तक बाज बहादुर चंद का समय आता तब तक वहां पुनः कटेरियों का फिर से शासन हो जाता है। तो इसलिए चंदू की वहां से आय आनी बंद हो जाती है और उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, और उनकी अर्थव्यवस्था लगभग ठप होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए बाज बहादुर चंद जैसे ही गद्दी में बैठता है तो सबसे पहले सोचता है क्यों ना पहले ये तराई का जो 84 माल का क्षेत्र है उसको पुनः वापस हासिल किया जाए। इसी क्रम में वो मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में जाता है उससे मदद मांगने। बाज बहादुर चंद कई तोहफे वगैरह लेके जाता है शाहजहां के दरबार में। शाहजहां उससे खुश होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाहजहां मुरादाबाद के अपने सूबेदार रुस्तम खां को भेजते हैं बाज बहादुर चंद के साथ और उससे बोलते हैं कि आप इसकी मदद कीजिए और 84 माल का क्षेत्र इसको दोबारा दीजिए, और बाज बहादुर चंद को 84 माल की जमींदारी का फरमान देके वापस भेज देते हैं। रुस्तम खान और बाज बहादुर चंद मिलके 84 माल का क्षेत्र फिर से कटेरियों से आजाद करा के चंदवंश में मिला देते हैं और चंदू की फिर से आय आनी वहां से स्टार्ट हो जाती है। अपनी इसी जीत की खुशी में वहां पर वो तराई के क्षेत्र में यानी 84 माल के क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना करता है। ठीक, ये जाता है मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में। शाहजहां इसको भेजता है इसकी मदद के लिए, इसको फरमान देके इसकी मदद के लिए रुस्तम खां को भेजता है, मुरादाबाद का सूबेदार रुस्तम खां। ठीक है, उसमें मुरादाबाद का सूबेदार रुस्तम खां होता है। रुस्तम खां के साथ मिलकर कटेरियों को भगाते हैं और तराई के क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना करते हैं। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी, आज जो आप बाजपुर शहर देखते हैं। ठीक, उसके बाद अगली घटना ये घटती है कि सन 1587 में, आपको मैंने पढ़ा था 1587 में रुद्रचंद अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो जिससे चंद वंश एक करद राज्य बन जाता है, यानी अब वो मुगलों के कंट्रोल में आता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम देखें तो पवार वंश के शासक इस अधीनता को स्वीकार नहीं करते, जिस कारण मुगल उन पे टाइम पे अटैक करते रहते हैं ताकि वो अधीनता स्वीकार कर ले। उसी क्रम में जब 1665 की लड़ाई होती है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1665 में जब गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है, और उस समय गढ़वाल मुगलों की जो सेना होती है वह शाहजहां भेजता है खलीफुल्ला मुगल सेनापति, इसके नेतृत्व में गढ़वाल में सेना आती है गढ़वाल में अटैक करने के लिए। उस समय बाज बहादुर चंद इनकी मदद करता है और उस मदद के कारण शाहजहां बहुत खुश हो जाता है और बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दे देता है। यानी बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी?
शाहजहां ने 1665 के युद्ध में भाग साथ देने के लिए, मुगलों का साथ देने के लिए 1665 का युद्ध था खलीकुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण, पवार वंश पर आक्रमण के बारे में। इसके बाद क्या होता है, गढ़वाल शासक तथा कत्यूरियों की एक शाखा पाली पछाऊ दोनों मिलकर चंदू पर आक्रमण करने लग जाते हैं। यानी गढ़वाल के जो पवार शासक होते हैं वो कत्यूरियों की एक शाखा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था पाली पछाऊ शाखा, ये दोनों आपस में मिलकर चंदू पर आक्रमण करने लग जाते हैं ताकि चंदू वंश को हराकर उन पर कब्जा कर सकें। इसके जवाब में बाज बहादुर चंद ने पवार शासकों और पाली पछाऊ दोनों को सबक सिखाया। उसने क्या किया, पवार शासकों को सबक सिखाने के लिए लोहागढ़ प्लस बधानगढ़ जीता। बधानगढ़, यहां से पवार वंशी राजाओं को खदेड़ा और खदेड़ के श्रीनगर तक भेजा, श्रीनगर तक खदेड़ के भेजा, श्रीनगर पौड़ी। ठीक, यहां पर इसने पवार वंश के साथ ये किया, उसने बधानगढ़ और लोहागढ़ को जीत के पवार वंशी राजाओं को श्रीनगर तक खदेड़ा और पवार वंशों पे विजय प्राप्त की, पवार वंशी राजाओं पे विजय प्राप्त की। अपनी इसी जीत की खुशी में वह बधानगढ़ से यानी गढ़वाल के क्षेत्र से नंदा देवी की मूर्ति को लेके आता है और उसको अपने मल्ला महल में स्थित कर लेता है। तो इस जीत की खुशी में वो नंदा देवी मूर्ति लेके आता है और इसको कहां रख देता है, वो मल्ला महल में, मल्ला महल किले में अल्मोड़ा में इसको रख देता है। और इसी नंदा देवी की मूर्ति को कमिश्नर ट्रेल नंदा देवी मंदिर में रखते हैं। तो जो आप देखते हैं आज अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर है, वहां पर की जो मूर्ति लाई गई है वो बाज बहादुर चंद द्वारा लाई गई है, पवारों पर विजय प्राप्त करके, गढ़वाल शासकों को हरा के जीत के प्रतीक के स्वरूप में वो वहां से नंदा देवी की मूर्ति लाया था। उसको उसने मल्ला महल, अपने मल्ला महल के किले में अल्मोड़ा में स्थापित करवाया अपने पुरखों के मंदिर में। उसके बाद कमिश्नर ट्रेल ने बाद में इसको नंदा देवी मंदिर में रखवा दिया। ठीक, अब एक अलग से टॉपिक हम नंदा देवी मंदिर के बारे में फिर से आगे पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद अब बारी आती है, पवारों का काम इसने कर दिया, अब ये करेगा, अब ये चलता है पाली पछाऊ को सबक सिखाने के बारे में आप सोचता है। तो ये क्या करता है, पाली पछाऊ के से बदला लेने के लिए उनके मनीलागढ़ के किले पे आक्रमण कर लेता है। मनीलागढ़ किले पे आक्रमण कर देता है। मनीलागढ़ पड़ता है सल्ट के आसपास। मनीलागढ़ पे आक्रमण करके वहां से पाली पछाऊ के जितने भी कत्यूरियों को वहां से भगा देता है और मनीलागढ़ पे आक्रमण करके सल्ट क्षेत्र को चंद वंश में मिला देता है। अब कत्यूरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें वहां से भागना पड़ता है और वो भाग के जाते हैं गढ़वाल के क्षेत्र में। और गढ़वाल के क्षेत्र में जाके वो उस क्षेत्र में बहुत लूटपाट मचा देते हैं, वहां पर उत्पात मचा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कुछ रहता ही नहीं है खाने के लिए, तो वहां से लूटना स्टार्ट कर देते हैं। जिस कारण उनकी मुठभेड़ होती है वहां की गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली के साथ। और तीलू रौतेली के साथ बहुत भयंकर संघर्ष के बाद पुनः बहुत बाद में ये संघर्ष चलता रहता है। बाज बहादुर चंद्र के टाइम तक भी संघर्ष चलता है, उसके बाद उसके पुत्र उद्यान चंद्र के टाइम तक ये संघर्ष चलता है और वापस फिर पुनः कत्यूरी वहां से गढ़वाल से भाग के कुमाऊं के क्षेत्र में आ जाते हैं। अभी तीलू रौतेली को आगे हम पढ़ लेंगे, अभी आई गया तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक, इतना इसमें काम हुआ। उसके बाद आप देखिए बाज बहादुर चंद के टाइम तक चंद वंश देखिए आप बहुत पावरफुल हो चुका है। एक टाइम पे था कि चंद वंश डोटी शासकों को कर देते थे, टैक्स दिया करते थे ताकि वो लोग इन्हें यहाँ पर राज करने दें। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका था, खासकर बाज बहादुर चंद के टाइम तक, अब इस टाइम पे ऐसा समय आ गया था कि डोटी लोग तक चंदू से दब के रहना स्टार्ट कर दिया था। चंद वंश अभी पूरे उफान में था और चंद वंश का सबसे ज्यादा जो विस्तार किया वो किया बाज बहादुर चंद ने। चंद वंश का इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया है। इसने अपने राज्य की सीमाएं पश्चिमी नेपाल से लेकर श्रीनगर, गढ़वाल और बरेली और तिब्बत तक अपने राज्य की सीमाएं फैला दी। इसने राज्य की सीमाएं पश्चिमी नेपाल, श्रीनगर, पौड़ी में जो श्रीनगर पड़ता है, और बरेली
और तिब्बत, यहां तक इसने अपने राज्य की सीमाएं फैला दी। श्रीनगर पौड़ी में तो पहले आपको बता दिया, अभी पवारों पर विजय प्राप्त की और उनको बधाड़गढ़ और लोहागढ़ से खदेड़ा और कहां फेंक दिया, श्रीनगर तक इनको फेंक दिया। ठीक, बरेली और तिब्बत, तिब्बत अभियान भी पढ़ाऊंगा आपको। और बरेली तो आप पहले देख चुके हैं, रोहिला सरदारों से मतलब कटेरियों को भगाया, तो वहां पर इसने बरेली तक शासन कर दिया, वहां बाजपुर नगर की स्थापना कर दी इसने यूएस नगर में। और उसके बाद पश्चिमी नेपाल डोटियों को भी लगभग हरा ही चुका था और इसने यहाँ पर तक शासन कर लिया था। मान के चलिए आप पश्चिमी नेपाल तक भी इसने अपने राज्य की सीमाएं फैला दी थी। ठीक, फिर इसने क्या किया, हुण लोग, जो हुण जाति होती थी तिब्बत में, जो हुणों का बहुत ज्यादा प्रकोप था, हुण लोग मानसरोवर यात्रियों तथा भोटिया व्यापारियों को परेशान करते थे, उनको लूटा करते थे। तो इसने 1670 में, इस कारण इसने 1670 ईस्वी में क्या किया, अपना तिब्बत अभियान चालू कर दिया। तिब्बत अभियान चालू किया और तिब्बत अभियान के तहत इसने हुणों का दमन कर दिया। ठीक है, मानसरोवर यात्रा तथा भोटियों को राहत पहुंचाने हेतु इसने तिब्बत अभियान किया और हुणों का दमन कर दिया, हुणों का दमन किया। ठीक है, और तिब्बत अभियान का कारण क्या था, मानसरोवर यात्रियों प्लस भोटिया व्यापारी यानी सौकू को भोटांतिक व्यापारी बोलते हैं ना, तो भोटिया व्यापारियों को राहत देने हेतु, क्योंकि इनको रास्ते में वहां पर जो तिब्बत के हुण लोग थे, हुण जाति के लोग इनको लूट दिया करते थे। तो इसने क्या किया, तिब्बत अभियान अपना चालू कर दिया 1670 में और इसके तहत इसने हुणों का दमन किया और इस क्षेत्र को हुणों से मुक्ति दिला दी। ठीक, अब और इसने क्या किया, भोटिया जो व्यापारी थे, भोटांतिक व्यापारी यानी सौकों को, इसको तिब्बत को टैक्स देते थे ये लोग, तिब्बत को जो दस्तूर मिलता था भोटिया व्यापारी से उसको बंद करवा दिया। तिब्बत को भोटियों द्वारा मिलने वाला दस्तूर यानी टैक्स इसने बंद करवा दिया। ने बोला कि अब ये कोई इधर टैक्स नहीं देगा, इनको आप 100 लोग मतलब तिब्बतियों को टैक्स नहीं देंगे, ये इसने कर दिया। भोटिया तथा हुणों पर सिरती नामक एक नगद टैक्स लगा दिया। इसने क्या किया, भोटियों प्लस तिब्बतियों पर, हुणियों पर, ये हुणों पर क्या लगा दिया, सिरती नामक टैक्स लगा दिया। सिरती टैक्स लगा दिया। सिरती टैक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है कि लक्ष्मीचंद ने टैक्स स्टार्ट किया था, ये एक नगद टैक्स था, इसमें नगद टैक्स लेना होता था। ठीक है, इसमें अनाज नहीं बल्कि खाली नगद टैक्स लेना पड़ता था। लक्ष्मीचंद के टाइम पे यह टैक्स सिर्फ जन सामान्य के लिए था, लेकिन भोटिया व्यापारी प्लस हुणों पर यह टैक्स किसने लगाया था, बाज बहादुर चंद ने टैक्स लगवाया था। 1673 में मानसरोवर यात्रा हेतु इसने क्या किया, 1673 ईस्वी में मानसरोवर यात्रा हेतु इसने ब्राह्मणों को गौड़ भूमि दी, यानी भूमि दान की। यात्रा हेतु ब्राह्मणों को भूमि दान की, यानी दान की गई भूमि को बोलते हैं गूढ़ भूमि। इसने गूढ़ भूमि दी, इसने दान की। और 1673 में ही इसने अपना एक अभियान चालू किया पिथौरागढ़ में ब्यास घाटी जीत ली पिथौरागढ़ की और उसको भी चंदवंश में मिला दिया। ब्यास घाटी को जीतकर चंदवंश में मिला दिया इसने 1673 ईस्वी में। ये थी इसकी लड़ाइयां। ठीक, अब बात करते हैं, लड़ाइयां वगैरह होगी 1658 से लेके 69 तक। 1658 से लेके 69 तक
जो मुगल दरबार था, मुगल दरबार में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा मुगल सुल्तान, मुगल राजकुमार दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। मतलब वो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह मारा जाता है औरंगजेब के हाथों। तो उसका पुत्र सुलेमान शिकोह भागकर चंदवंशी राजा बाज बहादुर चंद के दरबार में शरण लेने के लिए आता है। लेकिन बाज बहादुर चंद वहां पर अपनी चालाकी का बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और चालाकी के साथ इसको सुलेमान शिकोह को बहुत सारे उपहार देके गढ़वाल की ओर को रवाना कर देता है। यहाँ पर वो अपनी चालाकी का बहुत अच्छा उदाहरण देता है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो अपने राज्य में रख देता सुलेमान शिकोह को, तो चंदू को हराना मुगलों के लिए बाएं हाथ का खेल था। वो चंद वंश का नामो निशान मिटा देते। तो इधर पर बाज बहादुर चंद ने चंद वंश को खत्म होने से बचाया था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। सुलेमान शिकोह भाग के गया गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के पास। ठीक है, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह ये शरण लेने के लिए आता है बाज बहादुर चंद के राज्य में, चंद वंश में बाज बहादुर चंद के दरबार में आता है। बाज बहादुर चंद इसको गढ़वाल की ओर लगा देता है और ये पृथ्वीपति शाह के पास शरण लेने चले जाता है। अब बात करेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इसने क्या किया, अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाने की कोशिश की। इसने अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाने की कोशिश की। इसने प्रशासनिक व्यवस्था में ये चीज देखी थी पहला, कि अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाने की इसने कोशिश की। इसने कहा कि कुली बेगार जो प्रथा है वो माह में एक बार होगी। पहला पॉइंट क्या है इसमें, कुली बेगार घोषणा की इसने कि कुली बेगार माह में एक दिन होगी, खाली एक दिन देनी पड़ेगी। ठीक है, कुली बेगार प्रथा, इसमें मतलब कोई मेहनताना उनको मिलता नहीं था, तो उसने बोला कि ये बेगार अब तुम्हें रोज नहीं, खाली महीने में एक दिन देने की जरूरत पड़ेगी। इसने अपने राज्य में नए नए पद निकाले, नए कार्य हेतु नए पद निकाले, जैसे पनेरू, फुलेरिया, हरबोला और मटपाल। पनेरू, फुलेरिया, हरबोला और चौथा पद निकाला मटपाल। अब इनका कार्य क्या होता था, जो पनेरू होता था पानी भरना इसका कार्य होता था। पानी भरने वाले को इसने क्या बोल दिया, पनेरू। फुलेरिया होता था फल व फूल तोड़ के लाने वाला। ठीक, हरबोला होता था सुबह सुबह राजघराने के व्यक्तियों को हर हर की आवाज से उठाने वाला। हर हर की आवाज निकालेगा और ये इसका काम होता था सुबह सुबह इनको उठाना हर हर की आवाज से। मठपाल का काम होता था मंदिरों प्लस मठों की रक्षा करने वाला तथा वहां का इंचार्ज। मंदिरों की रक्षा करना इसका कार्य होता था और वहां का इंचार्ज भी कौन होता था, मठपाल। ये इसने किया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक काम इसने किया था, बात करते हैं स्थापत्य कला की। तो इसने थल में एक हथिया देवाल, मंदिर का निर्माण किया इसने। कहा, थल में, थल पिथौरागढ़ में। एक हथिया देवाल मंदिर की खासियत यह है कि ये एक पत्थर है, खाली मंदिर में एक पत्थर को तराश करके पूरे मंदिर एक पत्थर से बना रखा है। इस जो एक हत्या देवाल है यह एलोरा के कैलाश मंदिर से इसकी समानता की जाती है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ठीक है, एक हथिया देवाल किसने बनवाया, बाज बहादुर चंद ने थल में। ठीक है, बाज बहादुर चंद जब बूढ़ा हो जाता है तो इसके लिए स्थानीय वहां पर एक कहावत हो जाती है।
कहावत लोग कहते हैं, जब बाज बहादुर चंद्र जब बूढ़ा हो गया तो इसके लिए कहावत प्रचलित थी कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 90। तो इसके लिए कहावत क्या होती है, बरस भयो 80 बुद्धि गई 90। मतलब 80 वर्ष के जब ये हो गया तो इसकी बुद्धि नाश होगी। ठीक है, ये कहावत किसके लिए है, बाज बहादुर चंद्र के लिए। बाज बहादुर चंद्र का एक चित्र, बाज बहादुर चंद्र का एक चित्र न्यूयॉर्क के संग्रहालय यानी म्यूजियम में भी रखा गया है। बाज बहादुर चंद्र का एक चित्र जो है वो न्यूयॉर्क म्यूजियम है, न्यूयॉर्क संग्रहालय, संग्रहालय में भी बाज बहादुर चंद्र का चित्र रखा गया है। ये थी बाज बहादुर चंद्र के बारे में जानकारी। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको बताया था एक वीरांगना का नाम बताया था आपको, तीलू रौतेली, क्योंकि ये इस टाइम पे आ गया तो इसको एक इंडिविजुअल टॉपिक के तहत यहाँ पर पढ़ाई देता हूँ। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र के बारे में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट राजा आता है इसका पुत्र उद्योग चंद्र, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं तीलू रौतेली के बारे में। ठीक, तीलू रौतेली पूर्वी गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में गढ़वाल के थोकदार भूप सिंह थोकदार की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, गोला। इसके पिता थे गोला राजपूत, राजपूतों की बेटी थी। इसके पिता का नाम था भूप सिंह रावत, ये थोकदार थे उस क्षेत्र के। ठीक है, तीलू रौतेली का जो जन्म होता है वो पौड़ी के गुराड़ गांव में होता है। जन्म इसका होता है 8 अगस्त और ये होता है पौड़ी के 1616, पौड़ी के गुराड़ गांव, यहां पर इसका जन्म होता है। आज भी 8 अगस्त में गढ़वाल के क्षेत्र में 8 अगस्त में खासकर पौड़ी में तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। इसका जो बचपन का नाम था, इसका जो असली नाम है वो है तिलोत्तमा देवी। ठीक, आप देखिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाज बहादुर चंद्र ने जब मनीला किला जीता तो पाली बछाऊ के जो कत्यूरी वंश, जो पाली बछाऊ शाखा, कत्यूरी वंश की जो शाखा थी पाली बछाऊ, वो लोग भागकर गढ़वाल की तरफ आए। अब ये आए क्यों, देखिए ये हमारा अल्मोड़ा हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये चमोली का क्षेत्र हो गया, नीचे नैनीताल का क्षेत्र। तो जो मनीला किला पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है सल्ट क्षेत्र में। अब यहाँ पूरा चंद वंश का शासन था, फिलहाल इतना और इतना एरिया, इसने थोड़ा बहुत गढ़वाल का भी जीत लिया था। और कुमाऊं का क्षेत्र तो पहले से ही चंदू के पास था। चंदू ने इनको मार के भेजा तो ऑब्वियसली इन्होंने कुमाऊं में तो आना नहीं था, गढ़वाल के क्षेत्र में गए और गढ़वाल के क्षेत्र में यहाँ पर पौड़ी में गए। पौड़ी में जो वहां पर पौड़ी के गुराड़ गांव के पास जो थोकदार थे वहां के, वो थोकदार थे भूप सिंह रावत। भूप सिंह रावत की पुत्री का नाम है तीलू रौतेली। तो जब ये पूर्वी गढ़वाल में आए यानी पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में जब ये आए तो इन्होंने वहां जाके पाली बछाऊ के जो कत्यूरी थे उन्होंने लूट मचा दी। तो वहां के जो थोकदार थे भूप सिंह रावत और उनके 2 पुत्रों ने, पहले स्टार्टिंग में उनके 2 पुत्रों ने जो कत्यूरियों का बहुत घोर प्रतिरोध किया, और परंतु युद्ध में भूप सिंह केदार और उसके दोनों पुत्र मारे गए। अतः आप युद्ध में तीलू रौतेली को उतरना ही पड़ा। तो तीलू रौतेली उसके बाद युद्ध में उतरती है और कोली, राजपूत, रावत, नेगी, सज्जवाण आदि जातियों के वीरों को इकट्ठा करती है तथा यह सब मिलकर खुखरी, धनुष, बाण, भाला और कुल्हाड़ी लेके पाली बछाऊ के उपद्रवियों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले के क्रम में यह युद्ध कहाँ होता है, बरकीटा देघाट का युद्ध होता है इसके साथ, देघाट। पहले ये युद्ध होता है तीलू रौतेली और कत्यूरियों के बीच में। ठीक है, उसके बाद ताबाड़ौन का युद्ध होता है, ताबाड़ौन का युद्ध होता है। ये 2 भयंकर युद्ध होते हैं इन दोनों के बीच में। उसके बाद लास्ट युद्ध होता है टकोली खाल का। टकोली खाल का इस युद्ध के बाद, टकोली खाल के युद्ध के बाद हराने के बाद कत्यूरी वंश के जो पाली बछाऊ शाखा होती है कत्यूरियों की, वो
हार मान लेती है और भाग के वापस अपने कुमाऊं के क्षेत्र में चले जाती है। और ये वीरांगना इस क्षेत्र से, अपने गढ़वाल के क्षेत्र से पाली बछाओं के जो उपद्रवी थे, लुटेरे थे, उनको भगा देती है और अपना राज्य स्वतंत्र करा देती है। ठीक, उसके बाद तीलू रौतेली का जो संघर्ष चलता है कत्यूरी के साथ बाज बहादुर चंद्र से लेकर उद्यान चंद तक के टाइम तक चलता है। बाज बहादुर चंद्र के पुत्र उद्योत चंद्र द्वारा भेजे गए सैनिकों को, बाज बहादुर चंद्र का बेटा उद्योत चंद्र भी इसके खिलाफ सैनिक भेजता है, उसको कंकाली खाल की लड़ाई में यह हरा देती है। लड़ाई में ये क्या करती है, उद्योत चंद्र द्वारा भेजे गए सैनिकों को हरा देती है और चंदू का चांदकोट और पश्चिमी अल्मोड़ा जीत लेती है। ठीक, इतने सारे इसके अचीवमेंट को देखते हुए इसको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई बोला जाता है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तथा गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क बोला जाता है इसको। इसको दो उपाधियां मिली है, पहला गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और दूसरा गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क। किसको बोला, तीलू रौतेली के दो ये उपाधियां हैं। इसी प्रकार जब ये युद्ध कर रही थी, युद्ध के दौरान एक बार ये बहुत थक हार के पूर्वी नयार नदी में नहा रही थी, तो उसके एक शत्रु रामू रजवार नामक एक शत्रु ने नहाते समय इसकी धोखे से हत्या कर दी, इसकी गर्दन उड़ा दी और उस वक्त इसकी उम्र थी मात्र 22 साल। तो देखिए इस तरीके से किया गया धोखे से वार, और वो भी एक वीरांगना पे। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ही कलंक की बात है। ठीक, तीलू रौतेली उत्तराखंड की इतनी भयंकर वीरांगना थी, ये मात्र इस संघर्ष पे, जो संघर्ष इसका कत्यूरियों के साथ चलता है, इस संघर्ष पे मात्र 15 वर्ष की आयु में उतर जाती है और कत्यूरियों से अपने पूर्वी गढ़वाल के क्षेत्र को आजादी दिलाती है तीलू रौतेली। ठीक, अब इसके बारे में ये चीजें याद रखिए। इसका जन्म 8 अगस्त 1616 ईस्वी में हुआ था पौड़ी के गुराड़ गांव में। इसके पिताजी का नाम था भूप सिंह रावत, जो पूर्वी गढ़वाल के थोकदार थे। जब इसका युद्ध होता है कत्यूरी के साथ, पहला युद्ध बरकीटा देघाट का होता है, दूसरा ताभाड़वन का होता है। फाइनली टाकोली खाल के युद्ध में यह अपने क्षेत्र से कत्यूरियों को भगा देते हैं। उद्योत चंद्र ने भी एक बार तीलू रौतेली के खिलाफ कंकाली खाल की लड़ाई में अपने सेना को भेजा था। कंकाली खाल की लड़ाई होती है चंदू तथा तीलू रौतेली के बीच, और उस लड़ाई में तीलू रौतेली चंदू की सेना के छक्के छुड़ा देती है और उसके बाद चंदू का चांदकोट और पश्चिमी अल्मोड़ा का क्षेत्र जीत लेती है। अपने इसी अचीवमेंट को देखते हुए तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क बोला जाता है। एक बार जब ये नहा रही थी, युद्ध से थके हार के नहा रही थी, पूर्वी नयार नदी में नहा रही थी, तो उसके एक शत्रु रामू रजवार ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। ये था तीलू रौतेली के बारे में। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इससे आगे को हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।